हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने प्रतिवेदन की परिभाषा, उसके लिए प्रमुख तत्व, साथ ही साथ प्रतिवेदन की क्या प्रक्रिया होती है और उसका क्या महत्व है, इन विषयों पर हमने चर्चा की। आज के अध्याय में हम जानेंगे एक अच्छे प्रतिवेदन यानी कि एक अच्छी रिपोर्ट की क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं एक अच्छे प्रतिवेदन की कुछ विशेषताएं। दोस्तों, एक अच्छे प्रतिवेदन में कुछ गुण यानी कि कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक माना जाता है। और कौन कौन से गुण और वो विशेषताएं हैं, चलिए जानते हैं उनके विषय में। पहला है, एक अच्छा प्रतिवेदन सिर्फ सुनी हुई बातों पर नहीं लिखा जा सकता। कोई भी प्रतिवेदन लिखने के लिए बहुत से कार्य करने होते हैं। उसको प्रतिवेदक को सबसे पहले प्रामाणिक तथ्यों का संग्रह करना होता है और प्रतिवेदन तैयार करते वक्त उनका ध्यान रखना होता है, उनका उल्लेख करना होता है। साथ ही साथ जो भी प्रतिवेदन है वो विषय पर ही आधारित होना चाहिए, उसमें विषय से हटकर सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें आप अलग से हटकर प्रतिवेदक कुछ लिखता है जो कि विषय से संबंधित नहीं है, तो वह प्रतिवेदन अच्छा नहीं होगा। और प्रतिवेदक को यदि हो सकता है प्रतिवेदन तैयार करते समय कुछ गैर जरूरी बातें भी प्रतिवेदन में उसे लिखनी है, तो उसे सार ही लिखना चाहिए, मतलब कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। उसको टिप्पणियों के रूप में उसमें लिख देना चाहिए। इसके अलावा प्रतिवेदन में घटना और समय, जो भी घटना हुई है और जो भी वह समय है, उन सभी का तटस्थ और निष्पक्ष विवेचन होना जरूरी है। प्रतिवेदक को प्रतिवेदन तैयार करते वक्त अपने व्यक्तिगत राग द्वेष से दूर रहना होगा और विषय का विश्लेषण और जो भी निष्कर्ष है उसे सही रूप में प्रस्तुत करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो क्या होगा कि उसका जो प्रतिवेदन का तात्कालिक लाभ तो होगा ही नहीं। हो सकता है तात्कालिक लाभ तो हो जाए, लेकिन जो संस्था या सरकार है और परोक्ष रूप से प्रतिवेदक को भी इससे कुछ हानि हो सकती है। इसलिए प्रतिवेदक की विश्वसनीयता बनी रहे, इसका उसे ध्यान रखना चाहिए। प्रतिवेदन में विषय की विशेषज्ञता, जो भी विषय है उसी पर आधारित होना चाहिए और उसको तर्कपूर्वक होना चाहिए, तार्किकता बनी रहनी चाहिए, स्पष्ट रूप से नज़र भी आनी चाहिए। यह प्रतिवेदन पढ़ते वक्त अधिकारियों को ऐसा लगना चाहिए कि प्रतिवेदक ने विषय को पहले भली भांति समझा है, उसके बारे में सारी जानकारियां एकत्रित की है और तर्कपूर्वक अपना विश्लेषण दिया है, और उसका ये जो प्रयास है वो उसके प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, प्रतिवेदन में विषय, घटना और समस्या की पृष्ठभूमि, क्या विषय है, क्या घटना है और क्या उसमें समस्या है, जो भी बातें हैं वो स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। इससे अधिकारियों को सुविधा मिलती है और पृष्ठभूमि के पश्चात वर्तमान स्थिति में प्रतिवेदक के सुझाव मानने पर उस संबंध में प्राप्त हो सकने वाले लाभ का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी कि यदि सरकार या जो भी अधिकारी हैं वो प्रतिवेदक की बात मानते हैं तो उससे क्या लाभ होगा, उसका भी उल्लेख प्रतिवेदक को प्रतिवेदन में करना चाहिए। और समिति के प्रतिवेदन की स्थिति में यदि कोई समिति प्रतिवेदन तैयार कर रही है तो समिति के जितने भी सदस्य हैं उन सब से आपस में जो भी तर्क वितर्क है, बहस के जो भी बिंदु हैं, उसकी और भी प्रतिवेदन में संकेत देना चाहिए। प्रतिवेदन लक्ष्य पूर्वक होना चाहिए, यानी कि लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिवेदक को जिस उद्देश्य से प्रतिवेदन तैयार करना है वह सिर्फ उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखे, विषय से इधर उधर ना भटके। उस विषय से संबंधित कुछ अन्य बिंदु भी विचारणीय हो सकते हैं और छोटे मोटे बिंदुओं पर यदि प्रतिवेदक अपना ध्यान केंद्रित करता है तो हो सकता है कि वो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाए, इसलिए उसे मुख्य बिंदुओं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अगली है कि प्रतिवेदन में जो भी वो अपने निर्णय और सुझाव देता है वो स्पष्ट रूप से होने चाहिए। प्रतिवेदक का विश्लेषण व्यर्थ होगा यदि वह अपने निर्णय और जो भी सुझाव हैं वो उसमें नहीं देता, निष्कर्ष रूप में नहीं देता। इसी प्रकार यदि संबंधित विषय पर वो अपना अभिमत प्रस्तुत नहीं करता, जिस विषय पर उसने प्रतिवेदन बनाया है और उस पे अपना अभिमत ही नहीं लिखेगा तो प्रतिवेदन अधूरा माना जाएगा।
दोस्तों प्रतिवेदन में पूर्णता का गुण होना चाहिए, यानी कि प्रतिवेदन अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण होने के कारण उसको विस्तृत कर दिया जाए। यहाँ पे प्रतिवेदक को प्रतिवेदन कला की जानकारी होनी आवश्यक है। संक्षेप में विषय को पूर्ण रूप से कैसे प्रतिवेदन में लिखे, यही उसकी प्रतिवेदक की असली परीक्षा होती है और यही एक प्रतिवेदन में प्रस्तुत करना उसकी विशेषता होती है। अनावश्यक विस्तार से प्रतिवेदन अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो भी प्रतिवेदन वो प्रस्तुत करता है उसमें उपयुक्त शीर्षक अवश्य लिखना चाहिए। प्रतिवेदन में जो भी भाषा हो वो सहज और सरल हो ताकि आसानी से समझ आ सके, और प्रतिवेदक जिस भाव से शब्दों का प्रयोग करता है, जो उसका भाव है वही भाव स्पष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदन में अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल प्रतिवेदन में नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी प्रतिवेदक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है तो वह प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, लेकिन जब समिति द्वारा प्रतिवेदन लिखा जाता है तो वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। विस्तृत, यदि मान लीजिएगा कि कोई प्रतिवेदन काफ़ी विस्तृत है तो उसे अनुच्छेदों में विभाजित कर देना चाहिए, साथ ही साथ उनका क्रम संख्या भी लिख देनी चाहिए। यदि प्रतिवेदन मान लीजिएगा कि बनाते हुए घटना कोई ऐसी है, कोई विषय ऐसा है कि काफ़ी लंबा हो जाता है, तो अंत में प्रतिवेदक को उसका सार लिखना आवश्यक होता है ताकि जो उच्च अधिकारी या सरकार या मंत्री हैं उनका समय व्यर्थ ना हो। प्रतिवेदन में जो भी तथ्य हैं वो क्रमानुसार देने चाहिए, और ये क्रम कौन निर्धारित करता है? प्रतिवेदक अपने विवेक से निश्चित कर सकता है। जैसे कि यहाँ प्रतिवेदन सामान्यतः दिनांक के क्रम में होने चाहिए, और रूपरेखा की दृष्टि से सबसे पहले उसमें शीर्षक लिखना चाहिए, फिर क्या समस्या है, किस पृष्ठभूमि का है, जो उस समय वर्तमान स्थिति है, और जो भी तथ्य हैं फिर वो, और अंत में उसकी साक्षियाँ और उनका विश्लेषण, बहस, जो भी आपस में बहस हुई है और जो भी सुझाव के बिंदु हैं, मान लीजिएगा किसी ने सुझाव दिया है तो उसे भी प्रतिवेदन में लिखना चाहिए। इसके अलावा निष्कर्ष, निर्णय, सुझाव तथा हस्ताक्षर, तिथि सहित, तिथि भी हस्ताक्षर के बाद तिथि लिखनी आवश्यक है। इसका क्रम अपनाया जाना जरूरी है। प्रतिवेदन के टंकन के समय बाद में उसको प्रूफ रूप में पढ़ लेना चाहिए कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, व्याकरण की कोई अशुद्धि तो नहीं हो गई है। इस दृष्टि से कंप्यूटर टाइपिंग अधिक उपयोगी रहती है। प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यदि प्रतिवेदन समिति अथवा आयोग द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो अध्यक्ष, सचिव तथा सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, और यदि प्रतिवेदक अकेला है तो उसके खुद के हस्ताक्षर होंगे। और कई स्थितियों में अध्यक्ष अथवा सचिव या मात्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी पर्याप्त माने जाते हैं। वो स्थिति पर निर्भर करता है दोस्तों। प्रतिवेदक द्वारा संकलित जो भी प्रमाण हैं, जो भी पांडुलिपियां हैं या पत्र, फाइलें, कुछ भी जो भी दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, वो प्रतिवेदन के साथ उसे लगा देना चाहिए, संलग्न कर देना चाहिए, और इसका जो संलग्न रूप में मूल प्रतिवेदन में इसका संकेत भी कर देना चाहिए। यानी कि जो भी दस्तावेज प्रतिवेदक ने उसमें लगाए हैं उन सबको सार रूप में प्रतिवेदन में नीचे लिख देना चाहिए कि ये दस्तावेज इसके साथ प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में प्रतिवेदन की विशेषताओं के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।